हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला था, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन और एग्जांपल्स अच्छे से समझाए थे, फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि इसकी थ्योरम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थ्योरम्स है। तो अगर सारी थ्योरम्स उस लेक्चर में समझाती तो लेक्चर बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए हमने उस लेक्चर में ना समझ के एक नया लेक्चर उसके लिए लिया। तो देखो, आज के लेक्चर में अपन थ्योरम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लेना और उसके एग्जांपल्स जो है वो ज़रूर पढ़ लेना। और अगर ग्रुप वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लेना, सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी और ऑफ एवरी ग्रुप इज 1 एंड इट्स द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। देखो क्या है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप, ठीक है, हर एक ग्रुप के आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। क्या बोला है यहाँ पे? हर एक ग्रुप की जो आइडेंटिटी आपके पास में होती है, उस आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एंड इट्स द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो एलिमेंट होगा ना, ये जो आइडेंटिटी मतलब उस ग्रुप में जो भी एक ऐसा एलिमेंट है जो उसकी आइडेंटिटी भी है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी वही एलिमेंट है, तो सिर्फ उसी का ऑर्डर जो है 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी का ऑर्डर जो है वो 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे ले लो, मान लो अपने कोई ग्रुप लिया है, ठीक है, उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, तो ऑर्डर ऑफ 0 जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो 1 होगा पहली चीज़। और सिर्फ एक 0 ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। आया समझ में? अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलो देखो। लेट G बी अ ग्रुप एंड E बी द आइडेंटिटी। ठीक है, हमने G जो है वो एक ग्रुप मान लिया है और E जो है वो उसकी आइडेंटिटी हमने ले ली है। ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ E जो है आपको पता है, बोला है कि 1 है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है, बिकॉज E डैश इज इक्वल्स टू E, लेट इफ पॉसिबल A बिलोंग्स टू G, A नॉट इक्वल्स टू E, A इज इक्वल्स टू E। हमें प्रूफ क्या करना है कि सिर्फ एक ये जो E है ना, वही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होगा। आई बात समझ में? तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हमने क्या बोला? ठीक है, ऑर्डर ऑफ E तो 1 है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर हम मान के चलने की कोई एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि E के इक्वल नहीं है और इस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या है? 1 है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं और उसको हम गलत प्रूफ कर देंगे। हम मान के क्या चल रहे हैं कि A एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 है। अब आपको पता है ना, ऑर्डर वाली जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उससे आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं A की पावर n इज इक्वल्स टू E, और n यहाँ पे होता है ऑर्डर, इस तरह से तो हम लिखते हैं। तो अगर A ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, A की पावर 1 इज इक्वल्स टू E। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, लेट G बी अ ग्रुप, E बी द आइडेंटिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 हमें पता है, ठीक है, बिकॉज E डैश इज इक्वल्स टू E। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, अब आप मान लो A बिलोंग्स टू G, वही अभी जो मैंने आपको समझाया कि A बिलोंग्स टू G, हमने एक ऐसा एलिमेंट माना है A नॉट इक्वल्स टू E। A जो है वो E के इक्वल नहीं, A जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट है और उसका जो ऑर्डर है वो हम 1 मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 हमने मान लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये A की पावर n इज इक्वल्स टू E, और n यहाँ पे हमने क्या माना है? 1 ना, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। लेकिन यार A की पावर 1 इज इक्वल्स टू E, ये तो A इज इक्वल्स टू E हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जो हमने माना था। हमने क्या माना था कि A नॉट इक्वल्स टू E है, आ क्या गया? ये आ गया, तो हमारा जो अजप्शन है वो तो गलत हो गया। ठीक है, आवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो E इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। आया समझ में? काफ़ी इजी था ना। देखो
नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, मान लो कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, हमने एक ग्रुप लिया G और उस ग्रुप के अंदर A बिलोंग कर रहा होगा, A जो है G का मतलब G का एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट जो होगा ग्रुप G का, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो या तो छोटा होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से या फिर इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है, ये आपके पास में नेक्स्ट थ्योरम है। देखो इसका प्रूफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये जो थ्योरम है ना वो कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। फाइन, हमने लिया है कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है n। इसका मतलब अपने पास में डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से क्या लिख दिया अपन ने, ये इसका मतलब a की पावर n इज इक्वल्स टू e होगा। ठीक है, देन कंसिडर द एलिमेंट्स, तो हमने इस तरह से एलिमेंट्स मान लिए, e मतलब a की पावर 0 को इसने e ले लिया। ठीक है, फिर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड सो ऑन a की पावर n। ये सारे हो गए एलिमेंट्स, हमने कंसिडर कर लिए, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू G, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो G को बिलोंग करेंगे ना। ठीक है, देन दे आर n+1 इन नंबर, बिल्कुल, क्योंकि a की पावर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, अगर a की पावर 1 से स्टार्ट होते हम बोलते कि n टर्म्स हैं, लेकिन ये a की पावर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कितने होंगे, n+1 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, अब ये बोल रहा है कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट ही हों। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हों, इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट्स तो सेम निकल ही सकते हैं ना। तो मान लो कोई बीच से हमने उठा लिया a की पावर i और a की पावर j, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की पावर a इज इक्वल्स टू a की पावर j हो सकता है, मान लो कोई दो एलिमेंट सेम हो सकते हैं। ये जो i और j जो है वो इस तरह से 0 n के बीच में तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि a की पावर 0 तो ये रहा, a की पावर n ये रहा, कहीं बीच में से मैंने उठाए हैं a की पावर i और a की पावर j। ठीक है, तो ये 0 से तो क्या है, बड़ा है और n से छोटा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये जो a की पावर i और a की पावर j है ना, हमने दोनों तरफ a की पावर -i जो है वो लगा दिया। ठीक है, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो a की पावर -i से इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है यार a और a की पावर i और a की पावर -i किसके इक्वल होता है, a की पावर 0 के इक्वल होता है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर i माइनस i, ये लॉ ऑफ इंडक्शंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर 0, चलो a की पावर 0 ये तो हो गया, और ये दूसरा साइड क्या हो गया, a की पावर j माइनस i हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है a की पावर 0 तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था ना, a की पावर 0 तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया क्या। अब इस j माइनस i को मैं एक r के इक्वल मान लेती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, e किसके इक्वल आ गया, a की पावर r के इक्वल आ गया। और r क्या है, r क्या होगा, ये j माइनस i है। देखो i और j ही अगर 0 और n के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं j माइनस i लूँगी, है ना, j माइनस i अगर मैं लूँगी तो वो भी तो 0 और n के बीच में ही बिलोंग करेंगे ना। इसका मतलब ये जो r है वो 0 और n के बीच में ही तो बिलोंग कर रहा है ना। समझ में आई बात। तो आपने क्या निकाला, e इज इक्वल्स टू a की पावर r निकाल लिया। इसका मतलब जो a का ऑर्डर है, देखो a की पावर n इज इक्वल्स टू e का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है n। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑर्डर जो है इस एलिमेंट a का वो क्या है r, और ये जो r है, ये जो r है जो कि एलिमेंट a का ऑर्डर है वो 0 और n के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 और n के बीच में आ रहा है, या फिर वो n के इक्वल भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब
कि या तो n से छोटा होगा r या n के इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और लेस देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g हो गया ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g तो क्या है, n ही है ना, ये ऑर्डर ऑफ g तो हमने n ही लिया था ना, और ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू n हो गया। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a है क्या, ऑर्डर ऑफ a क्या है, r, और r क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू n। ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था ना। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a ऑफ अ ग्रुप इज n, ठीक है, तो a की पावर m इज इक्वल्स टू e इफ एंड ओनली इफ m इज अ मल्टीपल ऑफ n। अच्छा देखो, ऑर्डर जो है एलिमेंट का आपको गिवन है, ये n है, ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है। आई बात समझ में कि ऑर्डर ऑफ g क्या दे रखा है, n दे रखा है। अब ये बोल रहा है अब a की पावर m जो है वो e के इक्वल सिर्फ तभी होगा अगर ये m जो है ना, ये m n का मल्टीपल हो, ठीक है, ये m क्या हो, n का मल्टीपल हो, तभी आप बोल सकते हो कि a की पावर m इज इक्वल्स टू e होगा। अब देखो जब आप प्रूफ करोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो क्या है, फर्स्ट सपोज दैट a की पावर m इज इक्वल्स टू e। हमने ये सपोज किया है, हमने क्या किया, ये सपोज किया। इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस है ना, तो हम पहले ये सपोज करके चलेंगे और प्रूफ क्या कर देंगे कि m जो है वो n का मल्टीपल है। आई बात समझ में? तो गिवन हम ये लेके चल रहे हैं और प्रूफ ये कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो तो फर्स्ट सपोज दैट a की पावर m इज इक्वल्स टू e, ये हम सपोज कर लेते हैं, और a की पावर n इज इक्वल्स टू e ऑलरेडी गिवन है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन सिंस m एंड n आर इंटीजर्स, बिल्कुल दोनों आखिर इंटीजर्स ही तो हैं, और आपने बचपन में पढ़ा होगा इंटीजर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है हम इस तरह से लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, याद होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r, कि ये आपके पास में m और n इंटीजर्स है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कोई q और कोई r, सच दैट m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, और जहाँ पे r क्या होता है, r 0 और i के बीच में होता है, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होता है, ठीक है, और अगर नहीं पता था तो आपसे ध्यान रख लेना, वैसे तो बचपन में पढ़ा है, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। तो इतना आपको पता है, फाइन। अब देखो a की पावर m इज इक्वल्स टू e है, अब m तो हमने इसके इक्वल भी तो बताया है, तो क्या हम m की जगह पे एन क्यू प्लस आर नहीं लिख सकते क्या? लो लिख दिया यार, तो a की पावर एन क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है, फाइन। सो a की पावर एन क्यू डॉट a की पावर आर इज इक्वल्स टू e, ठीक है। इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं ना, आपको पता है ना, वही लॉ ऑफ इंडेंसेस वाला आ गया, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a की पावर n q को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर n बाहर निकाल लिया q, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिया। अब आपको a की पावर n जो है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अभी बताया था कि वो तो गिवन है, e होता है, तो इसको आपने e की पावर q हो गया, और e की पावर q क्या होगा, वो तो e ही होता है ना, ठीक है। आइडेंटिटी की पावर तो वही आएगा ना, आइडेंटिटी तो आएगा, तो ये e आ गया। और अब आपको ये भी पता है कि जब आप आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ इस तरह से लेते हो तो क्या आ जाता है, वो एलिमेंट ही वापस आ जाता है, तो ये तो a की पावर r आ गया। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि हाँ वो वाली चीज़ छोड़ो, सॉरी ये वाली चीज़ मत लेना, जो भी मैंने बताया ये वाली चीज़ नहीं कंसिडर करेंगे हम। इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे a की पावर r और e जो है साथ में है, e इंटू a की पावर r है, और साइड में क्या है, e आ रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। e कैंसिल कर दिया तो a की पावर r इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना। इसका मतलब r जो है, r किसके इक्वल आ गया, ये तो 1 के इक्वल आ गया। 1 क्या हो गया, 1 आपको पता है ना, 1 को आप e की पावर 0 लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यार r जो है वो तो 0 के इक्वल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और r अगर 0 के इक्वल आ गया, अब आप देख लो m इज इक्वल्स टू
m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर था, ये तो 0 हो गया, तो m क्या हो गया, वो तो एन क्यू के इक्वल हो गया। और एन क्यू क्या है, मतलब m क्या हो गया, n का मल्टीपल हो गया, m n का मल्टीपल हो गया ना। इस चीज़ से समझ में आता है, ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना। चलो अब कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में हमें क्या प्रूफ करना है, अब हम लेके चलेंगे कि ये जो है m वो n का ऑलरेडी मल्टीपल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर m इज इक्वल्स टू e। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले केस में यार ये बहुत ध्यान रखना, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इफ़ एंड ओनली इफ़ को सिर्फ इफ़ समझ लो और आप एक पार्ट प्रूफ कर दो और कन्वर्स पार्ट जो है वो आप प्रूफ करना भूल जाओ, तो उससे आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। चलो देखो, कन्वर्सली सपोज दैट m जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ n है, देन देयर एग्जिस्ट q बिलोंग्स टू z। ऑफकोर्स अगर n जो है, मतलब m जो है n का मल्टीपल है, तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल्स टू एन क्यू, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट q बिलोंग्स टू z सच दैट m इज इक्वल्स टू एन क्यू। अच्छा एक और बात आप ध्यान रखेंगे, आपको है ना बिल्कुल ऐसे अच्छे से लिखना होता है, एक एक चीज़ लिखनी होती है। जैसे हमने इस तरह से यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएगी, मतलब मैं आपको PDF जो है वो भी आपको दे दूँगी, प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना। तो इसीलिए आप हर चीज़ जो है वो बारीकी से, मतलब ढंग से याद रखेंगे और कोई भी बिना गलती के इस तरह से ढंग से प्रूफ करेंगे, ठीक है, तभी आपको ढंग के मार्क्स मिलेंगे। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो a की पावर m जो है उसको आप a की पावर n क्यू लिख सकते हो ना, यही हमने लिखा है, क्योंकि m जो है वो किसके इक्वल है, n क्यू के इक्वल लिखा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, वही आ गया, वही लॉ ऑफ इंडिसेस वाला आ गया यार, a की पावर m, बाहर n आ गया, n ले लो, अंदर n ले लो और बाहर m ले लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा a की पावर n तो e के इक्वल है, आपको ऑलरेडी पता है, और e की पावर q e के इक्वल हो जाती है, तो यार ये लो आपके पास तो आ गया जो आपको प्रूफ करना था, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए ना, इजी था। चलो अब एक और थ्योरम हम ले लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट थ्योरम है। चलो मज़े वाली बात हो गई, ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखो फॉर ईच a in a group G and every x belongs to G, the order of x inverse ax is same as that of a। देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में, जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो प्लीज़ 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 इसे आप ढंग से समझ लें। देखो क्या बोला है कि मान लो a कोई एलिमेंट है G का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a जो है ना, ऑर्डर ऑफ ए मान लो जो भी होगा, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, वही सेम ऑर्डर आएगा एक्स इन्वर्स ए एक्स के लिए। आई बात समझ में, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी, फाइन, एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स भी एक एलिमेंट है जी का, ठीक है, देन एक्स माइनस ए एक्स इन्वर्स बोल सकती हूँ, सॉरी, एक्स इन्वर्स ए एक्स का स्क्वायर इसने लिया है, ठीक है। देखो एक्स इन्वर्स ए एक्स का स्क्वायर इसने यहाँ पे लिया है, तो ये देखो कैसे लिखा है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना, एक्स इन्वर्स ए एक्स का स्क्वायर है, तो जैसे अपन ए स्क्वायर को अपन ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, है ना, सेम वैसे ही इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इन्वर्स ए एक्स और एक्स इन्वर्स ए एक्स, ठीक है। चलो अब ये जो एक्स इन्वर्स है ना, इसको आप ई लिख सकते हो ना, ठीक है, तो देखो इस चीज़ को आपने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपने जब इसको ई लिख दिया तो ये बीच वाला तो हट गया, तो ये क्या बन गया, एक्स ए ई ए एक्स, ठीक है। अब देखो ये ई को तो आप किसी भी एलिमेंट के साथ में लोगे, तो ये तो वो एलिमेंट ही वापस ले आएगा ना, आपको पता है ना, ऐसा अपने पास में होता है, आपको पता है ना, तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, ए बच जाएगा, ये जब ई हट गया तो ए हो गया और ए स्क्वायर हो गया, आया समझ में, ठीक है। अब देखो
एक बार ना इसको बस एक इक्वेशन मान के ले चलो। अब देखो नीचे चलते हैं। वी अज्यूम दैट, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना आप, ठीक है। अब हम अज्यूम क्या करते हैं कि हमने स्क्वायर लेके चला था n=2 के लिए, हमने जैसे ये चीज़ प्रूफ किया ना, सेम ऐसे ही हमने ये बोल दिया कि x इनवर्स ax की पावर n-1 = क्या हो जाएगा, x इनवर्स a की पावर n-1 x। ऐसा कुछ जो हमने यहाँ पे लिया कि x इनवर्स तो ये रह गया साइड में, x यहाँ पे आ गया, और जो हमने पावर ली थी ना वो a के पावर में आ गई। कुछ आया समझ में? ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। और प्रूफ क्या करेंगे n वाले के लिए, कि n वाले के लिए प्रूफ कर देंगे कि ये मतलब n वाले के लिए भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो लेते हैं। अब जब ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया तो इसको सेकंड इक्वेशन ले लेना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आप x की पावर n को x की पावर n-1 डॉट x लिख सकते हो। तो सेम ऐसे ये आपके पास में एलिमेंट हो गया, उसकी पावर n है तो उसकी पावर n-1 और उस एलिमेंट को बाहर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो तो देखो अब आपको पता है, यहाँ देखना, अब आपको पता है ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़ तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्या मैं इस वैल्यू को इधर रख दूँ, रख दिया, देखो ये रख दिया। अब देखो भाई x और x इनवर्स e के इक्वल आ जाएगा, आ गया e के इक्वल। अब ये e इंटू a ही हो जाएगा, हो गया a। अब ये क्या हो गया, a की पावर n-1 इंटू a, तो a की पावर n हो गया ना, लो जी आ गया ये। तो क्या हो गया आपके पास में, मैथमेटिकल इंडक्शन से है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से आपके पास में ये चीज़ प्रूफ हो गई, ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई आपके पास में, ठीक है। तो अपन ने पहले इतना किया। अब देखो नाउ a इज़ अ फाइनाइट ऑर्डर, है ना, a इज़ अ फाइनाइट ऑर्डर n। हाँ, जो आपके पास में a जो होगा, एलिमेंट जो है a, उसका ऑर्डर मान लो आपके पास में क्या है, n है, ठीक है। ये तो आप एक बार साइड में ना इक्वेशन डाल के रख लेना, काम आएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a = n है, आपको पता है, ठीक है। अब आपने ये वाला एलिमेंट जो है ये लिया, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, अभी अपन ने प्रूफ किया, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अपन ने भी बोला यार ऑर्डर ऑफ a जो है, ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के इक्वल है, इसका मतलब a की पावर n = e हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से a की पावर n को e लिख सकते हो ना। अच्छा, e इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। अच्छा, x इनवर्स x क्या होता है आपको पता है, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, e के इक्वल होता है ना, तो ये e हो जाएगा ना। तो यहाँ से यार अपने पास में x इनवर्स ax की ऑर्डर क्या आ गई, ये तो n, मतलब आपने क्या लिया, देखो ऐसा ही तो होता है, a की पावर n = e। तो यहाँ जो a है वो क्या हो गया, x इनवर्स ax। इसका मतलब x इनवर्स ax इस एलिमेंट का जो ऑर्डर n है वो ऑर्डर सॉरी जो इस एलिमेंट, जो ये जो एलिमेंट है x इनवर्स ax, इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो n प्रूफ हो गया ना। आई बात समझ में इस डेफिनेशन से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो देखो अब आपके पास में ये जो है इज़ ऑल्सो फाइनाइट ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ दिस इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n। यहाँ इसने बोल दिया विच इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। सिमिलरली आप देखेंगे कि आप m के लिए प्रूफ करें, x इनवर्स a x की पावर m = e आपने लिया, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ये जो एलिमेंट है x इनवर्स ax, ये क्या हो गया, m आपने मान लिया, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वही अपन ने भी ऊपर जो प्रूफ किया था वही, इसकी पावर m को आप क्या लिख दोगे, x इनवर्स a की पावर m इंटू एक्स, ठीक है। तो यही लिख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये a की पावर m है ना, ये आपने x को इधर भेजा, x इनवर्स हो गया, ये x इनवर्स इधर आया तो x हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, ये जो आपने ऑर्डर ऑफ a की, ये जो आपने बात की थी ना ऑर्डर ऑफ a, ये ऑर्डर ऑफ a जो है वो ग्रुप का ऑर्डर हम बात कर रहे थे, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, हमें प्रूफ तो क्या करना है कि जो भी एलिमेंट होगा आपके पास में ग्रुप का, तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही x इनवर्स ax का ऑर्डर होना चाहिए। तो हो सकता है ना, अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि हर एक एलिमेंट जो होगा ग्रुप का उसका ऑर्डर n ही होगा, क्योंकि जो n है, n जो है वो तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
उस अकॉर्डिंग हमने ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई लिया था। ठीक है, हो सकता है ना कोई और एलिमेंट हो ग्रुप का जिसका ऑर्डर जो है मान लो m हो या कुछ और हो, है ना। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि x इनवर्स ax जो है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, m है। हम क्या प्रूफ कर देंगे अभी कि ये जो m इसका ऑर्डर है ना वो ग्रुप के एलिमेंट का भी ऑर्डर है, ये हम प्रूफ कर देंगे। आया ना समझ में? ठीक है, देखो तो ये अपन ने इधर भेजा और x इनवर्स हमने इधर भेजा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना x ई एक्स इनवर्स। तो अब आप देखोगे तो यार ये तो ऐसा हो जाएगा कुछ, और ये फिर e के इक्वल आ जाएगा, तो a की पावर m तो e के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो a है, a का ऑर्डर क्या आ गया, a का ऑर्डर m आ गया, a का ऑर्डर m आ गया, और m किसका ऑर्डर था, m तो इसका ऑर्डर था, x इनवर्स a x का ऑर्डर था। ठीक है, तो इसका मतलब थस इफ़ a इज़ अ फाइनाइट ऑर्डर, हाँ मतलब a इज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, कि अगर a का कोई फाइनाइट ऑर्डर है देन x इनवर्स ax का भी फाइनाइट ऑर्डर होगा, और उन दोनों का जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से आई बात समझ में? चलो, इफ़ ऑर्डर ऑफ a इज़ नॉट फाइनाइट, अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट नहीं होगा देन ये जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax है ना वो भी फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, एंड बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर दैट इज़ 0, और तब दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, मतलब दोनों का सेम ऑर्डर होगा। इतना सा ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी,